नमस्कार दोस्तों। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट हिंदी एलपीटी वालों के लिए आज हम अपना 16 नंबर का जो है मॉक टेस्ट करेंगे। इससे पहले ही हम 15 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो में हम जो है वो हिंदी अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज और मुहावरे करेंगे। तो आप अपने पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपका पैसेज, आप अब इसे ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए। तो अब आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो ये था आपका पैसेज, मुझे उम्मीद है आपने उससे ध्यान से पढ़ा होगा। तो चलिए अब इस गद्यांश पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हम किसी भी कार्य में सफलता कैसे पा सकते हैं। तो चलिए आइए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं गद्यांश में। तो यदि हम शुरू से पढ़ना शुरू करें तो यहाँ पे लिखा है, श्रम संसार में सफलता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। श्रम करके ही हम अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। संसार कर्म क्षेत्र है, अतः कर्म करना ही हम सबका धर्म है। किसी भी कार्य में हमें तभी सफलता मिल सकती है जब हम परिश्रम करें। तो यहाँ पे हमें अपना उत्तर डायरेक्टली मिल गया। इन 3-4 लाइनों में आप अपना उत्तर बना सकते हैं। तो इस सवाल का उत्तर इतना ही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न होगा, परिश्रमी व्यक्ति चहुमुखी है। ये यह मुखी नहीं है, चहुमुखी है। तो चहुमुखी। तो यह मुखी की जगह चहुमुखी आएगा। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा, परिश्रमी व्यक्ति चहुमुखी सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं इस गद्यांश में। तो अब हम यदि यहाँ से पढ़ना शुरू करें तो यहाँ लिखा है, श्रम ही जीवन को गति प्रदान करता है। यदि हम श्रम की उपेक्षा करते हैं तो हमारे जीवन की गति रुक जाती है। अकर्मण्यता हमें ऐसे घेर लेती है
कि उसके घेरे से निकलना कठिन हो जाता है, जबकि परिश्रमी व्यक्ति सभी प्रकार की कठिनाइयों से जूझकर आगे बढ़ता है और चहुमुखी सफलता प्राप्त करता है। तो यहाँ पे हमें अपना कीवर्ड मिल चुका है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे लिखा है, वह भाग्य का सहारा नहीं लेता बल्कि निरंतर पुरुषार्थ करता है। यत्न करने पर भी परिश्रमी व्यक्ति को यदि सफलता नहीं मिलती तो वह निराश नहीं होता। वह यह जानने के लिए सचेष्ट रहता है कि कार्य में सफलता क्यों नहीं मिली, अर्थात वह अपनी कमियों को दूर करता है ताकि सफलता उसके कदम चूम सके। तो इस प्रश्न का कुछ इस प्रकार उत्तर होगा कि परिश्रमी व्यक्ति असफलता पाने पर निराश नहीं होता बल्कि वह अपनी कमियों को दूर करने के लिए उस पर परिश्रम करता रहता है, जिससे सफलता उसके कदम चूमती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब होगा। मुझे उम्मीद है आपने ऐसा ही लिखा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके आशातीत सफलता के मूल में डैश और डैश का बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए गद्यांश में देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो अब इस गद्यांश में आप ये लाइन देख पा रहे होंगे, संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी आशातीत सफलता के मूल में श्रम और शक्ति का बड़ा योगदान रहा है। तो इसका आंसर यही डायरेक्टली बन जाएगा, श्रम और शक्ति। तो इस प्रश्न का ये उत्तर था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ हमारा चौथा प्रश्न है, किस प्रकार के लोग समाज की प्रगति में बाधक हैं, कैसे? तो चलिए आइए देखते हैं। तो अब हम यदि यहाँ से पढ़ना शुरू करें तो यहाँ लिखा है, हमारे समाज में बहुत से लोग नियतिवादी या भाग्यवादी हैं। ऐसे व्यक्ति समाज की प्रगति में बाधक हैं। आज तक किसी भाग्यवादी ने संसार में कोई महान कार्य नहीं किया। बड़ी बड़ी खोजें, आविष्कार एवं निर्माण श्रम के द्वारा ही संभव हो सकें। तो यहाँ पे हमें हमारा आंसर मिल चुका है कि इस समाज में प्रगति के बाधक कुछ नियतिवादी या भाग्यवादी लोग हैं। तो कैसे लिखा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नियतिवादी और भाग्यवादी लोग जो हैं वो अपनी असफलता का जो है कारण उसे भाग्य या नियति पर ठहरा देते हैं और खुद से परिश्रम नहीं करते हैं, जिस कारण से ऐसे लोग समाज की प्रगति में बाधक बन जाते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। मुझे उम्मीद है आपने ऐसा ही लिखा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शारीरिक श्रम करने के क्या फायदे हैं? तो चलिए देखते हैं। तो यदि हम गद्यांश में यहाँ से पढ़ना शुरू करें तो यहाँ लिखा है, शारीरिक श्रम से मनुष्य को संतोष तो मिलता ही है, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। आजकल शारीरिक श्रम के अभाव के कारण मनुष्य अनेक व्याधियों से घिरा हुआ है। शारीरिक श्रम प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। कहना न होगा कि शारीरिक श्रम करने वाले लोग दीर्घजीवी होते हैं। यह कहा ही जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। गंभीर से गंभीर तथ्य भी सहज में ही ग्रहण कर लेता है। विषम परिस्थितियों में भी वह घबराता नहीं है बल्कि साहस से उनका मुकाबला करता है। वह हर समस्या का समाधान खोज लेता है। मानसिक श्रम के महत्व को समझकर ही हमारे ऋषि चिंतन में लीन थे और जनहित को लेकर विचारशील रहते थे। तो इसने इतने पार्ट में हमें जो है शारीरिक श्रम के बहुत सारे फायदे मिले हैं। तो चलिए देखते हैं उनको। तो यहाँ पे इसका पहला फायदा है कि शारीरिक श्रम से मनुष्य को संतोष मिलता है, आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर दूसरा लिख सकते हैं, शारीरिक श्रम करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। फिर अगला आप लिख सकते हैं कि शारीरिक श्रम करने वाले लोग दीर्घजीवी होते हैं, मतलब लंबे समय तक जीते हैं, आप एक ऐसा लिख सकते हैं। फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो शारीरिक श्रम करते हैं उनका शरीर स्वस्थ तो रहता ही है और इसी के साथ साथ स्वस्थ मस्तिष्क भी रहता है, मतलब बुद्धि भी उनकी स्वस्थ रहती है। तो एक ये फ़ायदा हो गया। और एक ये फ़ायदा हो गया कि वह गंभीर से गंभीर तथ्य भी सहज में ही ग्रहण कर लेते हैं, मतलब आसानी से उनको चीज़ें याद हो जाती है। और एक और ये फ़ायदा हो गया कि विषम परिस्थितियों में वह घबराते नहीं हैं बल्कि साहस से उनका मुकाबला करते हैं। तो ऐसे आप इसके फ़ायदे लिख दीजिएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पे छठा प्रश्न हमसे पूछा है, श्रम के कितने प्रकार हैं, संक्षेप में उत्तर दीजिए, मतलब हमें कम शब्दों में उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। तो अगर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें तो यहाँ लिखा है, श्रम का एक विशिष्ट अर्थ भी है। इस अर्थ में श्रम उत्पादक भी है और अनुत्पादक भी। किसान परिश्रम से खेती करता है, यह उत्पादक की श्रेणी में आएगा। खेल खेलने में या व्यायाम करने में जो श्रम होता है वह
अनुत्पादक श्रम कहा जाता है। तो आप इसका संक्षेप में यही आंसर दे सकते हैं कि श्रम के जो है दो प्रकार हैं, उत्पादक और अनुत्पादक, और उसका उदाहरण देके आप इसको आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारे पास, तो हमारा 7वां प्रश्न है, जिस देश की जनता परिश्रमी होती है वह देश उन्नति करता है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो अगर हम ये पैसेज के लास्ट में पढ़ें तो यहाँ लिखा है, जिस देश की जनता परिश्रमी होती है वही देश उन्नति करता है। तो यही सेंटेंस हमने क्वेश्चन में देखा था, और ये रहा उसका उदाहरण। जापान और जर्मनी ने विश्व युद्ध की विभीषिकाओं को झेलने के बाद भी अपना पुनर्निर्माण कर लिया। इसका कारण वहाँ की जनता का श्रम ही है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि श्रम ही जीवन का सुख और सृजन का मूल है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ, ये कथन सत्य है कि जिस देश की जनता परिश्रमी होती है वह देश उन्नति करता है। इसका उदाहरण यह है कि जापान और जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिकाओं को झेलने के बाद भी अपना पुनर्निर्माण कर लिया। तो जिसका श्रेय उनकी जनता को जाता है, उनके परिश्रम को जाता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि विभीषिकाओं का अर्थ बताइए। तो विभीषिकाओं जो है वो उसे इंग्लिश में कहें तो हॉरर कहेंगे, बहुत डरावना, और हिंदी में इसका अर्थ बताएं तो भयावह होगा, बहुत डरावना या डर के लिए इस्तेमाल करने वाला, तो डर का साधन। तो ये सब इसके विभीषिकाओं के अर्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ तो ये पैसेज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब कुछ मुहावरे कर लेते हैं। तो हमें पहले इन मुहावरों का जो है अर्थ बताना है, फिर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। अंगूठा दिखाना, तो ये हमसे मुहावरा बोला है, इसका हमें अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ ये होगा कि आखिरी समय पे मना कर देना या आखिरी समय पे धोखा दे देना। तो इसका अंगूठा दिखाने का ये अर्थ होगा। तो आप इसका ऐसा वाक्य लिख सकते हैं कि मेरी बर्थडे पार्टी में आने से मेरे एक दोस्त ने आखिरी समय पे ही अंगूठा दिखा दिया, मतलब वो उसने मेरी बर्थडे पार्टी में आने से आखिरी समय पे मना कर दिया। तो आप इसका ऐसा अपने मन से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तो चलिए आइए अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है हमारे पास, आंखों में धूल झोंकना। तो इसका तो सीधा सीधा अर्थ होगा कि किसी को भ्रमित करना या धोखा देना, ये भी कह सकते हैं आंखों में धूल झोंकने का अर्थ। तो इसका ये होगा वाक्य कि चोर जो है वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक के भाग गया। तो एक आप ऐसा इसका लिख सकते हैं अपने मन से वाक्य। तो चलिए अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है हमारे पास, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो आई थिंक ये जो है रिपीट हो गया है, पर तब भी जिनको नहीं पता है उसका उनके लिए मैं अर्थ बता देता हूँ। इसका अर्थ होता है मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना। तो ये इसका अर्थ होगा। तो इसका जो है सेंटेंस आप ऐसा लिख सकते हैं कि विराट कोहली ने कल के मैच में शतक लगाकर अपने आलोचकों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, मतलब मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आप ऐसी कोई भी इसका रैंडम अपने मन से लिख सकते हैं वाक्य। तो चलिए मुहावरे इतने ही थे। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। तो ये आपका होमवर्क कि इन सब शब्दों के जो है इनके आप पर्यायवाची शब्द नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था आज का सेशन। इस वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।